आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 8 अशोक, एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर का पूरा नोट्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर का सब्जेक्ट एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस कहानी में एक लड़की है रोशन और रोशन का बर्थडे है। बर्थडे के अवसर पर उसे उसके दादाजी ने नोट दिया है। कड़क नोट पाकर रोशन सोचने लगी कि आखिर वह इस नोट का क्या करेगी। फिर उसने सोचा कि वह उससे एक कैसेट खरीदेगी। उसने नोट पर देखा कि बाईं तरफ शेरों की आकृति और दाईं तरफ गांधी जी का चेहरा बना हुआ है। तब वह सोचने लगी कि नोट पर शेरों की आकृति क्यों बनी है। इस चैप्टर में हम रोशन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह चैप्टर पूरा रीड किया हुआ था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख ले, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का शॉर्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है साम्राज्य, यानी कि एक बहुत बड़ा राज्य। जैसे कि बिहार एक राज्य है, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें बहुत सारे नगर भी हैं, शहीद चौक, गांधी चौक, नेपाली पथ। पर वह साम्राज्य नहीं है। सभी लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, यानी कि साम्राज्य में सभी लोग अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कोई चावल खाता है तो कोई दाल, कोई अनाज खाता है तो कोई मटर, कोई तिल खाता है तो कोई फल आदि। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए सेनाओं की भी जरूरत होती है। जैसे कि मगध बिहार की तुलना में बहुत ही बड़ा है और मगध एक साम्राज्य है जिसकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है सम्राट। साम्राज्य पर शासन करने वाले को सम्राट कहते हैं। जिस प्रकार राज्य पे शासन करने वाले को राजा कहते हैं, उसी प्रकार साम्राज्य पे शासन करने वाले व्यक्ति को सम्राट कहते हैं। अगला पॉइंट है वंश। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे कि मौर्य वंश का ही उदाहरण ले ले तो मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त राजा बना, उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार राजा बना और उसके बाद अशोक चंद्रगुप्त का पोता और बिंदुसार का बेटा राजा बना। आप वंश का मतलब अच्छी तरह से समझ ही पा रहे होंगे। मौर्य साम्राज्य, इस साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने मगध पर आक्रमण कर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली 2300 वर्ष पहले। यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था, इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को पराजित करके स्वयं राजा बना और मौर्य वंश की नींव डाली। आज से करीबन 2300 साल पहले की यह घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट बना। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का सम्राट बना। अशोक 273 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य का सम्राट बना। उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी पटना थी। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने 61 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तटवर्ती यानी कि तट पर, यानी कि किनारे पर स्थित शहर। उस समय नूतलाल नामक व्यक्ति कलिंग पर शासन कर रहा था। युद्ध में हिंसा और खून खराबा देखकर, किस युद्ध में, तो कलिंग युद्ध में हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक ने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अशोक का धर्म। अशोक ने एक नया धर्म चलाया जिसे प्राकृत भाषा में धर्म कहा गया। अशोक ने धर्म की परिभाषा राहुलोवादसूत नामक एक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। यानी कि राहुलोवादसूत एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें से अशोक प्रेरणा लेकर उसने एक नया धर्म चलाया। इस धर्म के अनुसार उपसिन्वे बहु प्रधानी सोचे साधवे माधवे च, यही अशोक का धर्म था। हम इसका मतलब समझते हैं। उपसिन्वे अर्थात अल्प पाप या पापहीनता, बहुकथाने यानी कि अत्यधिक कल्याण, दया यानी कि दया, दान यानी कि दान देना, किसी गरीब व्यक्ति को दान देना, सच्चे यानी कि सत्यवादिता यानी कि सच्चाई,
सोचे यानी कि पवित्रता, माधवे यानी कि मधुरता। तो यही अशोक का धर्म था जो आपने अच्छी तरह से अभी समझा। अशोक का पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक का अभिलेख, अशोक ने पूजा के नैतिक उत्थान के लिए अभिलेख लिखवाना शुरू किया। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। पहला शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखवाया गया अभिलेख। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। शिलालेख, इसमें से कुछ शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, छठा, 11वां और 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। पहले अब शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया है और 11वें अभिलेख में उन्होंने बताए अपने धर्म के विषय में बताया है। तो वहीं 13वें अभिलेख में उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक का किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ युद्ध को देखकर इस बारे में चर्चा की है। शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, यानी कि जो भी शिलालेख 14 शिलालेख के माध्यम से अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हम सभी को दी है। दूसरा है स्तंभ लेख, स्तंभ पर लिखवाए गए लेख को स्तंभ लेख कहते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। स्तंभ लेखों पर अशोक के राजकीय यात्रा का उल्लेख है। याजकीय यात्रा यानी कि राज्य की ओर से की जाने वाली यात्रा। तीसरा है गुहा लेख, गुफा की दीवारों पर लिखवाए गए अभिलेख। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है। इसमें अशोक द्वारा गुहा दान में यानी गुहा यानी कि गुफा दान में दिए जाने का विवरण है। तक्षशिला, उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग तक्षशिला है। नंद साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था उसे नंद साम्राज्य के नाम से जानते हैं। उच्च पदाधिकारी और मंत्री, प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए रहते हैं, यानी कि उच्च पदाधिकारी और मंत्री जो है वे प्रशासनिक कार्य में प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य में राजा की सहायता करते हैं। राज्य संग्रहकर्ता, राजस्व इकट्ठा करने का काम करते हैं। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला कर अर्थात भू राजस्व जो कुल उत्पादन का 1/4 भाग या 1/6 भाग होता था। संदेशवाहक, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। संदेशवाहक यानी कि संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति, संदेश पहुंचाने वाले व्यक्ति को संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। अतः संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, ग्रामिक यानी कि गांव का मुखिया। अशोक के शिलालेख दर्शनीय हैं। बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील दूर चंदन पीर पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख हम देख सकते हैं। भाब्रू अभिलेख, अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। यानी कि अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है उस अभिलेख से हमें अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म और संघ के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक के गुहालेख मिले हैं वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के तीनों गुफाओं की दीवारों पर, यानी कि अशोक के गुहालेख हमें कहाँ मिले हैं तो वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुहालेख हम देख सकते हैं। ब्रह्म लिपि, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई। जैसे कि अ को विभिन्न लिपियों में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आरंभिक ब्राह्मी में, देवनागरी में, बांग्ला, मलयालम और तमिल में इस प्रकार से लिखा जाता है। अशोक की राज्याज्ञाएं ब्रह्म लिपि में है। राज्य आज्ञाएं यानी कि राज्य द्वारा दी गई आज्ञाएं, जो भी आज्ञा होती थी वे सभी ब्रह्म लिपि में है। सर्वप्रथम ब्रह्म लिपि को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा था। यानी कि ब्रह्म लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, जो कि 1837 में उसने ब्रह्म लिपि पढ़ा हुआ था। अशोक के शासन काल की अन्य कलाकृतियां, सारनाथ का सिरों वाला स्तंभ। अशोक के शासन काल में कई कलाकृतियां भी थी जो हमें अभी भी उसके तरफ आकर्षित करती हैं। उसमें से एक था सारनाथ का सिरों वाला स्तंभ। इस स्तंभ पर 4 सिंह बनाए गए हैं।
इस स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यानी कि सारनाथ का शेरों वाला जो स्तंभ है, इस स्तंभ पे 4 सिंह बनाए गए हैं। इस स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मंजूरी मिली थी, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसका पिक्चर हमें नोटों पे देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चिन्ह की बनावट, एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक गोलाकार शीर्ष है जिसके फलक पर एक के पीछे एक 4 सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें 3 ही सिंह दिख रहे हैं, एक पीछे की तरफ है जो कि दिखाना मुश्किल है। तो इसके मध्य में 24 तिल्लियों से युक्त एक चक्र है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ब्लू कलर का 24 तिल्लियों से युक्त एक चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, चक्र के बगल में आप देख पा रहे होंगे हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची उभार युक्त आकृति है जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, सबसे नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह दर्शनीय है। बिहार के चंपारण जिले के रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर राष्ट्रीय चिन्ह को हम देख सकते हैं। अशोक स्तंभ का हिस्सा बिहार के रामपुरवा में मिला है, जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह, विकना पहाड़ी, पाटलिपुत्र। बौद्ध भिक्षु जो होते थे, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले बौद्ध भिक्षु, वे विकना पहाड़ी पाटलिपुत्र में ठहरते थे। आंसर द क्वेश्चन। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? क काशी, ख मगध, ग वैशाली, घ कलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे